जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अध्ययन यानी कि रिवीजन करेंगे लोग। तो जिसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास से विभाग था, तो इनके पास से खाद्य एवं संस्कृति मंत्रालय का यानी कि विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो प्रारूप समिति द्वारा। किसके द्वारा? प्रारूप, यहाँ पे प्रारूप होना चाहिए, मौत दिया गया, प्रारूप समिति द्वारा। भारतीय संविधान को बनाने में डैश से समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, तो दिसंबर 1946 में इन्हें सभापति चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा यानी कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को इसे लागू किया गया था? तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद को प्रभावी किया गया था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया, तो यह 1853 का चार्टर अधिनियम था। किसके द्वारा? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है, तो यह रॉलेट एक्ट 1919 का जो था, यह ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था। वह अधिनियम जिसने भारत में पृथक निर्वाचक के मंडल की आरंभ की या स्थापना की, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो अधिनियम आया था, वो भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। प्रोफेसर केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अर्ध संघीय किस प्रकार का है? तो यह भारत का संविधान अर्ध संघीय किसके द्वारा? तो प्रोफेसर केसी वियर के द्वारा। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। यह विचार किनका था? तो यह विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। प्रांतीय सरकारों का गठन डैश अधिनियम के तहत किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस के इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 26 जनवरी को ही मनाया गया था, 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में। उसके बाद है नेक्स्ट लेसन, दूसरा लेसन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका संघीय और राज्य क्षेत्र, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में न्याय के पुनर्लोकन का आधार क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत वर्ष में संघवाद के संदर्भ में सत्य कथन। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है, तो एक संघ बनाता है। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था, तो यह कनाडा से लिया था। कहाँ से लिया था संघीय प्रणाली का विचार? तो कनाडा से लिया गया है। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है, तो रक्षा, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया होगा और ये इसमें से पूछ रहा है, तो जो रक्षा मंत्रालय है वह संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ, तो जो मणिपुर है यह 1949 में भारत में शामिल हुआ था। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, तो पांचवी अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है, तो 8वीं अनुसूची में भारतीय की 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992
73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, जिसमें 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा डैश से विषय को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था। तो 29 विषयों को रखा गया था। कितने विषय को रखा गया था? पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में तो 29 विषयों को रखा गया था। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की डैश से सूची में रखा गया है। तो समवर्ती सूची में रखा गया है। किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति की कुंडली किसके द्वारा कहा गया है? तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसके द्वारा कहा गया है? तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ से आपका सुमेल करना है कि कौन सा अनुच्छेद किससे सुमेलित है। तो ग्राम पंचायतों का गठन की बात करें, ग्राम पंचायतों की गठन का बात करें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। गठन का समान नागरिकता संहिता, समान नागरिक संहिता यह अनुच्छेद 44 में है। और सबसे पहला राज्य लगाने वाला कौन सा हो जाएगा? तो आपका उत्तराखंड यानी कि यूके हो जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में किया गया है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन मिलता है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो वर्ष 1956 में हुआ था। और इसमें सबसे पहला राज्य बना था कौन? तो आपका आंध्र प्रदेश बना था। कौन बना था? आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिलता है। तो सभी के लिए शिक्षा को स्थान प्रस्तावना में यानी कि शिक्षा का वर्णन प्रस्तावना में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को डैश से रूप में घोषित किया गया है। तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारत को घोषित किया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक भौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? तो हम भारत के लोगों के शब्दों से यह प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द डैश संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यानी कि भारतीय जो प्रस्तावना है, भारत की संविधान की प्रस्तावना, उसमें जो समाजवादी शब्द है वह किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश से संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। वह संशोधन जिसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता यानी कि अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो इस संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए डैश बहुमत चाहिए। तो अगर एक नया राज्य बनाना है तो उसके लिए किस प्रकार का संशोधन की आवश्यकता पड़ती है? तो आपका साधारण बहुमत से ही एक राज्य का निर्माण किया जा सकता है। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है तो संसद के साधारण बहुमत से ही नया राज्य बनाया जा सकता है। वह विषय जो समवर्ती सूची में है, तो जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची में है। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आती है। तो यह राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके इसे नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपका दल बदल विरोधी कानून से इसका संबंध है। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह धारा कौन सा है? तो यानी कि अनुच्छेद 170 के द्वारा विधानसभा का गठन की चर्चा की गई है। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा है? तो आपका झारखंड है। 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड है। भारत ने सुदृढ़ी के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया है। तो किससे? देश के संविधान से लिया गया है। तो यानी कि जो संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम, इसका विचार कनाडा से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लेसन है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि आपका डीपीएसपी और मूल कर्तव्य, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक तरफ पे भारत के संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं। तो देखते हैं लोग कार्य की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाई की चर्चा किसमें? तो अनुच्छेद 42 में इसकी चर्चा की गई है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, इसकी चर्चा अनुच्छेद 43 में की गई है। समानशीलता, इसकी चर्चा अनुच्छेद 44 में की गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानीय वस्तुओं का संरक्षण, इसकी चर्चा अनुच्छेद 49 में की गई है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से या राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद 80% के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 17 में किया गया है। 80% का अंत की चर्चा किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है किसका? तो अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की अनुमति देता है और कुछ मूल अधिकारों यहाँ पे होने चाहिए, मूल अधिकारों रखने की निर्णय निर्माण की भागीदारी में। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में डैश है तो यह मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। चुप रहने की स्वतंत्रता किसमें आती है? तो आपका मूल अधिकार के अंतर्गत यह शामिल है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और एक कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद 14 प्रदान करता है किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और एक कानून के समान सुरक्षा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में किया गया है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। तो संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। भारतीय यानी कि मौलिक अधिकार का वह संशोधन है जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों में को संविधान में सम्मिलित किया गया था। यानी कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपका मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उसके बाद मिल करना है अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि एवं पशुपालन से संबंध है। अनुच्छेद 50 का संबंध न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यानी कि अलगाव। उसके बाद है अनुच्छेद 49 का संबंध राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तु का संरक्षण। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों का गठन से और अनुच्छेद 45 का संबंध 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल की चर्चा अनुच्छेद 45 में की गई है। मूल अधिकारों के डैश से संवर्गों में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो क्षमता के अधिकार में यह आपका समाविष्ट है। वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो संपत्ति का अधिकार है यह वर्तमान समय में मौलिक अधिकार नहीं है। पहले जब यानी कि मौलिक अधिकारों का गठन किया गया था तो उस समय संपत्ति के अधिकार को इसमें शामिल किया गया था। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक के अधिकार के अंतर्गत इसे शामिल यानी कि यह मौलिक के अधिकार में शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय डैश विषय में संबंधित था। तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देने से संबंधित है। यह इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ के केस से। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है। तो परमादेश से विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है। संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी किसे कहा जाता है? तो उत्प्रेषण है उसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा पत्र कहा है। यानी कि यहाँ पे याद जो कथन दिया गया, यह कथन कहा गया कि भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा गया है नीति निर्देशक तत्व को। यानी कि यह किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कथन कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रतिषेध रीट जारी नहीं हो सकते। तो कार्यकारी निकाय के विरुद्ध यह जारी नहीं हो सकती है। रीट ऑफ वारंटो को दायर किया जा सकता है। तो किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं हो। एबी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 में विधि का शासन आपका निहित है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का शासन का मतलब क्या होता है? तो कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। परमादेश यानी कि मंडमत से रीट नहीं हो सकते। यानी कि जो परमादेश रीट होती है वह किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध यह जारी नहीं की जा सकती है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार डैश आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। तो राज्य की सुरक्षा के आधार पर इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। विधिक सूत्र किससे संबंधित है? तो यह दोहरा खतरा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का एक क्लॉज के जोड़ा गया है। तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया है। यानी कि जो 51 का एक क्लॉज अनुच्छेद 51 का एक क्लॉज की है उसे किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया था। पद यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है। तो यह विधि व्यवस्था से संबंधित है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ डैश रीट लागू होती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को लागू किया जाता है। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना होगा।
संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांत की सूचीबद्ध क्या है तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक की संहिता। वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है यह गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है परंतु यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त डैश से अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 19 का ए का क्लॉज ए है उसके अंतर्गत आप अपने भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। एक मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है तो यह शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या है तो यह मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है तो अनुच्छेद 19 से का संबंध आपका किससे, प्रेस की स्वतंत्रता से। भारत में मौलिक कर्तव्य है तो हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ये क्या है तो आपका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था तो आपका ये 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के आधार पर 10 आचार आदेशों यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य आदेशों को आचार आदेशों डैश नाम से जाना जाता है तो मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत यानी कि पंचायती राज प्रणाली की चर्चा की बात करें तो आपका अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है और इसकी व्यवस्था किसके तहत की गई है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। भारतीय संविधान में डैश से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो अनुच्छेद 12 से 35 में इसकी चर्चा की गई है मौलिक अधिकारों की। मूलभूत अधिकार नहीं है तो संपत्ति का जो अधिकार है यह मूलभूत अधिकार नहीं है यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डैश से प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है यानी कि जो नीति निर्देशक के तत्व हैं वह परिवर्तनीय नहीं यानी कि इसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते यानी कि कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जबकि जो मौलिक अधिकार है वह परिवर्तनीय है यानी कि आप उसके खिलाफ अगर आपका कोई भी हानि होता है तो आप कोर्ट में यानी कि न्यायालय में जा सकते हैं। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा है। वह अनुच्छेद जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया तो अनुच्छेद 32 को आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था। भारत के संविधान के अंतर्गत वह अनुच्छेद जो कारखानों में बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध करता है तो अनुच्छेद 24 में इसकी चर्चा है। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी डैश के शासनकाल में निकाल दिया गया था तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में यानी कि उस समय पीएम कौन थे तो आपका मोरारजी देसाई थे और इन्हीं के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से बाहर निकाल दिया गया था कि इसे संविधान संशोधन के माध्यम से यह 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से निकाला गया था। मौलिक अधिकारों की मूल्य सूची में जोड़ा गया तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। नेक्स्ट लेसन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी एवं संसद। भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए थे तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे तो पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम यानी कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए आपका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। संसद का कार्य क्या है तो विधि का निर्माण करना, वित्तीय मामलों का नियंत्रण करना। धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में इसे प्रस्तावित किया जा सकता है। संसद की वह समिति जिसने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं तो लोक सेवा समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इसे परिसीमन आयोग को रोक दिया गया है तो वर्ष 2026 तक इसे रोक दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति डैश बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है यानी कि कितनी बार भी बन सकता है। लोकसभा में सामान्यतः होते हैं तो 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। लोकसभा के कम से कम डैश सत्र बुलाए जाते हैं तो वर्ष में 2 बार आपका कम से कम सत्र बुलाए जा सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। जो द्रौपदी मुर्मू है वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं।
भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई थी तो 1949 में ही की गई थी। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी तो 1949 में ही की गई थी। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संयुक्त बैठक होती है तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत में इसकी चर्चा यानी कि संयुक्त बैठक की चर्चा किसमें की गई तो अनुच्छेद 108 में। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है तो पराक्रम समिति है। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है तो पराक्रम समिति है। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है तो यह कानून समिति का जो स्पीकर होता है यह पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है तो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है तो 5 वर्षों के लिए। उपराष्ट्रपति को पदोन्नति पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल के मध्य प्रमुख कड़ी कौन सा होता है तो प्रधानमंत्री का पद होता है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट डैश से अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है तो अनुच्छेद आपका 109 के तहत है। वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है तो अधीनस्थ विधान पर समिति। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व डैश के सुझाव पर हटाया जा सकता है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा। संसद में आपका राज्यसभा और लोकसभा दोनों आती है और राष्ट्रपति भी आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का उचित आरोही क्रम है यानी कि सबसे ज्यादा राज्यसभा में सबसे ज्यादा किस राज्य की सीट है तो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु के बाद बिहार का है। राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य होते हैं जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है यानी कि कितनी है तो आपका 238 है क्योंकि आपका 250 में से 12 निकल जाएगा तो 238 ही बचेंगे। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता डैश क्षेत्र में है तो संविधान में संशोधन करने की जो क्षमता होती है वह राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता होती है। वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवी अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पुनर्स्थापित किया गया था। भारत के महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत का जो महान्यायवादी है उसे नियुक्त किया जाता है। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन की नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए डैश विधेयक की मांग की गई थी तो संविधान जो 124वां संशोधन है 124वां संविधान संशोधन की मांग की गई थी यानी कि विधेयक था। यह आपका संशोधन नहीं था, संविधान विधेयक 2019 की मांग की गई थी और आपका कौन सा था 124वां संशोधन विधेयक था। भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है तो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी के लिए लोकसभा सचिवालय डैश के सीधे पर्यवेक्षण में आता है तो लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो यानी कि इनके द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरणों एवं वित्त विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः अनुच्छेद 112 अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है तो अनुच्छेद 112 एवं अनुच्छेद 110 के तहत आपका वार्षिक यानी कि बजट को पेश किया जाता है। भारत की संचित निधि से भुगतान डैश के अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है तो भारतीय संसद के अनुमोदन के द्वारा किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में धन विधेयक को पारित कराता है तो अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ही पारित कराता है। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री होता है और आपका लोकसभा भी हो सकता है। उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है तो जो अनुच्छेद 61 है इसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पे आपका महाभियोग चलाया जाता है या लगाया जाता है। डैश विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं तो गैर धन विधेयक जो होता है उस पर राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का यानी कि अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है तो संसद के द्वारा सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आपका न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। किसके द्वारा तो संसद के द्वारा यह की जा सकती है।
संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, तो राष्ट्रपति में निहित की गई है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है? तो वह राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो जो कार्यपालिका होती है वह विधान पालिका के अधीन में रहकर कार्य करती है। किसके? विधान पालिका के अधीन में। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो यह विधायी शक्ति है, यानी कि जो अध्यादेश जारी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है वह किस शक्ति के तहत की जाती है? तो विधायी शक्ति के तहत की जाती है। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है तो राष्ट्रीय हित में होनी चाहिए। अगर वह कानून राष्ट्रीय हित में है तो वह संसद को राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति डैश से आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष नहीं होना चाहिए, यानी कि 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगर 25 वर्ष का हो गया तो उसे लोकसभा का सदस्य चुना जा सकता है। संसद का हिस्सा होता है। संसद के हिस्से की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों शामिल होता है। भारत का महान्यवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो जो भारत के महान्यवादी होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है, तो अटॉर्नी जनरल देता है। कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो कौन होता है? महान्यवादी होता है जो भाग ले सकता है। लेकिन यह जो संसद का अगर वोटिंग होगा या बहुमत होगा या मत होगा तो इसमें यह अपना मत नहीं दे सकता है। भारत सरकार का वह अधिकारी जो सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो अटॉर्नी जनरल जो है वह संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, तो महान्यवादी को समझाया जाता है। किसे समझा जाता है? महान्यवादी को समझा जाता है। धन विधेयक पेश किया जाता है, तो यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। जो धन विधेयक होते हैं वह केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत का प्रधानमंत्री देश के प्रति जवाबदेह होता है, तो जो भारत का प्रधानमंत्री है और लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो जो संघीय मंत्री परिषद के अंतर्गत जो मंत्री आते हैं वह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 60 दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, यानी कि अगर कोई एमपी सदन में 60 दिन से अधिक के अगर वह अनुपस्थित रहता है तो उसके सीट को क्या किया जा सकता है? रिक्त घोषित किया जा सकता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो वह लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर होता है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह आपका भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है, वही क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश से को आपका राष्ट्रपति घोषित किया जा सकता है। अगर आपका मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उससे जो वरिष्ठ है यानी कि न्यायाधीशों में जो वरिष्ठ होंगे उन्हें आपका राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं, यानी कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है या उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका कार्यकाल होता है, तो उनके कार्यकाल की बात की जाए तो उनके कार्यकाल आपका 6 साल होता है। कितना होता है? 6 साल होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है, तो यह केंद्रीय सरकार यानी कि केंद्र सरकार का मुखिया होता है। वित्त बिल के लिए डैश की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। जो राज्यसभा होता है उसका सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है।
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। अभी वर्तमान की बात किया जाए तो आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन जो है वह उसे निरस्त कर दिया गया, यानी कि अभी भारत में आपका आंग्ल भारतीय कोई भी नहीं है। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष है। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अब लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि आमतौर पे देखा गया अभी और भारत में जितने सारे प्रधानमंत्री बने हैं वो आपका लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लेकिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वे आपका राज्यसभा के सदस्य थे। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यानी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों को हटा दे। यह आपका पावर यानी कि अधिकार नहीं दिया गया है भारत के राष्ट्रपति को। इन्हें हटाने के लिए इन पे महाभियोग चलाया जाएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, यानी कि राज्यसभा का भी मतभेद उसमें और आपका लोकसभा में भी मतभेद हो, तो भी संयुक्त अधिवेशन आयोजित की जाती है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो यह सन 1971 की जनगणना पे आधारित है। कब है? तो सन 1971 की जनगणना पे यह आधारित है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल जो इसमें प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। जो लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन होता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति डैश तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो वह 6 महीनों तक के मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। उसे 6 महीनों के बाद राज्यसभा या लोकसभा का सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक के अंतराल होना चाहिए। तो अधिक से अधिक 6 महीनों का अंतराल होना चाहिए। परंतु यह अंतराल नहीं रहता है क्योंकि आपका साल भर यानी कि एक साल में 3 सत्र आयोजन किए जाते हैं। 3 आपका सत्र का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको अगर 4 मंथ बांटेंगे तो आपका 12 मंथ हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो राज्यों को मुख्यमंत्री की नियुक्ति का यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। यह जो अधिकार है यह राज्यपाल के पास है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है डैश के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं, यानी कि इन्हीं के आदेशों या इन्हीं की हस्ताक्षर के तहत आपका किसी भी देश से युद्ध छेड़ा जाता है या युद्ध विराम किया जाता है। भारत के संसद में होते हैं। भारत के संसद की बात किया जाए तो इसमें आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों को मिलाकर आपका संसद का निर्माण किया जाता है, यानी कि संसद में ये तीनों शामिल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो जीएमसी बाल योगी थे। कौन थे? जीएमसी बाल योगी थे। उसके बाद ये पांचवा लेसन है संघ की न्यायपालिका। पांचवा लेसन का नाम क्या है? संघ की न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत एकीकृत न्यायपालिका क्यों रखता है? तो भारत में एक मौलिक विधि एवं सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहला लोकायुक्त डैश राज्य में नियुक्त हुआ था। तो यह पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में नियुक्त हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC शीतलवार थे। कौन थे? MC शीतलवार थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यानी कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपना इस्तीफा डैश सौंप कर त्याग सकता है। तो राष्ट्रपति के पास अपना इस्तीफा सौंप कर आपका यह अपना पद त्याग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो राष्ट्रपति को लेकर यानी कि अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में डैश से पद पर कार्यरत थे। तो जो एस से आनंद थे यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अपना कार्यरत थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश मामले में संभावित अधीन निर्णय के सिद्धांत को अपनाया था। तो जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो मामला हुआ था उसी में संभावित अधीन निर्णय के सिद्धांत को अपनाया था सर्वोच्च न्यायालय ने।
उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है तो केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है। एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 आपका अन्य न्यायाधीश है, यानी कि टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन का आधार क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसका आधार है। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए देश से भारतीय राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया, तो उत्तर प्रदेश में यह नियुक्त किया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है, यानी कि और रिटायर कितने वर्षों में होते हैं? तो 65 वर्ष की अवस्था में वो रिटायर हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? रियासत संसद के पास होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है तो भारतीय संविधान के द्वारा। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो भारतीय संविधान के द्वारा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जा सकता है। उच्च न्यायालय में देश एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय यानी कि गुवाहाटी हाईकोर्ट है, वह एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसका क्षेत्र अधिकार है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है तो अनुच्छेद 141 के अंतर्गत है। उसके बाद अगला लेसन है, छठा लेसन की राज्य की कार्यपालिका। अगला लेसन का नाम क्या है? राज्य की कार्यपालिका। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होता है, तो मंत्री जो परिषद होता है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था तो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। राज्य में अध्यादेश लागू किया जा सकता है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लागू किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा के दोनों सदनों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं, तो उसके पास कौन कौन सा विकल्प होता है? तो पहला विकल्प होता है कि वह अपनी अनुमति दे सकता है, यानी कि उसे विधेयक पे अपना अनुमति दे सकता है, विधेयक को अपने पास रोक सकता है। दूसरा विकल्प यह है। तीसरा विकल्प है कि वह विधेयक को एक बार पुनर्विचार यानी कि दोबारा विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। चौथा है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। जैसे राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकती है, तो जो संसद होती है वह राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो केंद्रीय संसद के द्वारा इसका विघटन किया जा सकता है। किसके द्वारा? केंद्रीय संसद के द्वारा। भारत में राज्य विधानपालिकाओं का उच्च सदन कौन है? तो विधान पालिका परिषद जो होता है वह उच्च सदन के तौर पे कार्य करता है। वह राज्य जिसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर यह क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन जो दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से बनाया गया है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य का राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति डैश करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता जो होता है वह कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो गवर्नर की सलाह पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित कौन कौन है? तो राज्यपाल है, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इसकी अस्तित्व यानी कि विधान परिषद वही है जहाँ इसका अस्तित्व यानी कि निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। यह अनुच्छेद आपका इसके द्वारा अनुच्छेद 175 के क्लॉज 2 के द्वारा भारतीय संविधान की 10 अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो अनुच्छेद 170 में इसका प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 170 में इसका प्रावधान किया गया है। विधान परिषद कहाँ पे है? तो आपका ये बिहार में विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, तो यह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम संख्या 40 होती है। नेक्स्ट लेसन है राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। वे राज्य जिन्होंने धारा 348 के 2 को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है, तो केवल संसद के द्वारा
उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उसके बाद अगला लेसन है पंचायत, नगरपालिका, सहकारी समितियां। भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना और पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 1992 में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है तो वित्त आयोग को गठित करती है। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए, तो आपका 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगर पंचायत का विघटन हो जाता है यानी कि पंचायत भंग हो जाता है या पंचायत का मुखिया जो होता है उसे कुछ हो जाता है तो पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा। तो ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। पंचायती राज विषय है तो जो पंचायती राज विषय है वह राज्य सूची का विषय है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज प्रणाली से इसका संबंध है। डैश से संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती एवं संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ तो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपका के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये राजस्थान था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद डैश राज्य में प्रारंभ की गई थी। आपका राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई या प्रारंभ की गई। पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया था तो राजस्थान में परिवर्तित किया गया। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत की तो बलवंत राय मेहता के द्वारा पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत की गई थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की गई थी तो बलवंत राय मेहता के द्वारा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ मिलान करना है तो सी.एच.ए. हनुमंता राव समितियों का गठन कब किया गया था? तो 1984 में किया गया था। जी.वी.के. राव पंचायती राज समिति है और इनका गठन कब किया गया था? तो 1985 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया और L.M. सिंघवी की गठन आपका 1986 में किया गया और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची डैश से अनुच्छेद के तहत दी गई तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। भारत में महिलाओं के लिए डैश राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है तो पंचायती राज में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लेती है तो राज्य सरकार निर्णय लेती है। कौन लेती है? राज्य सरकार ये निर्णय लेती है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेती है? तो राज्य सरकार यह निर्णय लेती है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्माण हुआ था तो ग्राम पंचायतों का निर्माण हुआ था। वह अनुच्छेद जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की चर्चा की गई है। वो कमेटी जिसने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी तो अशोक मेहता कमेटी के द्वारा न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की गई थी। वह कार्य जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है वह स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाता है या इसके अंतर्गत नहीं आता है। वे राज्य जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है तो आपका इसमें बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यानी कि इन चारों राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक पदाधिकारी है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो यह एक प्रशासकीय अधिकरण है। अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी तो पंचायती राज की द्वितीय स्तर यानी कि जो पंचायती राज था वह द्वितीय स्तर सरकार की यह सिफारिश की थी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है या प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण इसका प्रधान लक्ष्य यानी कि मुख्य लक्ष्य होता है। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। इसका लक्ष्य क्या होता है? तो गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं।
11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं डैश से विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है, तो 29 विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद है प्रमुख आयोग एवं समितियां। सरकारिया आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसके गठन का उद्देश्य की बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना इस आयोग का उद्देश्य था। समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। तो जो लोक लेखा समिति है और सार्वजनिक समय समिति है, इन दोनों में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों यानी कि दोनों के प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। तो चाहन समिति के द्वारा नेक्स्ट लेसन है अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ राज्य का संबंध है। कावेरी जल विवाद है तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। कावेरी जल विवाद किससे तो राज्यों के बीच में होता है, तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो अनुच्छेद 330 में इन लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इनकी आपका संख्या 1206 हो गया है। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोष यानी कि फिजिकल संबंधों के बारे में सुझाव दिया जाता है। तो वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद आपका 245 हो जाएगा। किसमें इसकी प्राथमिकता दी गई है? तो 245 अनुच्छेद में। उसके बाद है नेक्स्ट लेसन लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और राजभाषा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सिंह थे। कौन थे? सुकुमार सिंह थे। भारत का निर्वाचन आयोग है तो यह एक अस्थायी और संवैधानिक निकाय है। एक अस्थायी एवं संवैधानिक निकाय है भारत का निर्वाचन आयोग। यह बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरहुतिया है। तो कौन सी भाषा है? तो आपका मैथिली भाषा है। और इसकी लिपि क्या है? मैथिली भाषा की तिरहुतिया लिपि है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई है। तो गौरी सामंत नियुक्त की गई है। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ हुआ तो जनवरी 2018 में इस योजना का शुभारंभ हुआ था। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण डैश के अनुसार किया जाता है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किया जाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 350 का ए है यह आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है तो नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। राजनीतिक दलों के स्तरों को मान्यता प्रदान करता है तो निर्वाचन आयोग भी प्रदान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो यह जो है कौन सा अनुच्छेद है? तो 343 अनुच्छेद है। जैसे मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है। तो जो इंदिरा गांधी ब्राह्म राज्य नारायण मामला जो है वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान के मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डैश हैं। तो डैश कौन है? तो आपका बात किया जाए तो जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय TS कृष्णमूर्ति थे और प्रश्नकाल के समय और वर्तमान की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे? आपका राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यहाँ पे वर्तमान में आपका राजीव कुमार नहीं है। वर्तमान में ये आपका ज्ञानेश कुमार है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ज्ञानेश कुमार ये वर्तमान में। अभी ये चर्चा में बहुत रहा है क्योंकि वोट चोरी के लिए कहीं पे इंजाम लगाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है। तो यह अधिकार जो है यह चुनाव आयोग के पास होता है। किसके पास होता है? चुनाव आयोग के पास होता है। संघीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि PCS का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है तो यह राष्ट्रपति को सौंपता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है निर्वाचन आयुक्त को।
उसके बाद नेक्स्ट लेसन है आपात उपबंध और संविधान संशोधन। 11वां लेसन का नाम क्या है? आपात उपबंध और संविधान संशोधन। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशकत्व में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े हैं। तो यह 97वां संविधान संशोधन के माध्यम यानी कि 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द डैश संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। संविधान का 105वां संशोधन संबंधित है। यह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का यानी कि इन तीनों का आपका विकेंद्रीकरण किया गया है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है। तो यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु है? तो 21 वर्ष रखी गई है। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है तो संसद के द्वारा यह लाया जा सकता है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 यहाँ पे आपका विधेयक हो रहा है। तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है। तो यह आपका आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? आरक्षण से संबंधित है। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। भारतीय संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों के द्वारा संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत डैश संविधान संशोधन बिल से हुई। तो यह किससे हुई थी? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि संशोधन बिल तो आपका ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 64 दिया गया है और 73वें संविधान संशोधन दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। नेक्स्ट है कि संवैधानिक के प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है। तो यह भाग 20 में दिया गया है और अनुच्छेद 368 में यानी कि संशोधन की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 368 और भाग यह किसमें है? तो संविधान के भाग 20 में है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। तो यह आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? आरक्षण से संबंधित है। पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति डैश अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है। तो यह पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति 2 महीने अवधि के लिए वित्तीय आपात की घोषणा जारी कर सकता है। 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे डैश नाम से जाना जाता है या जानते हैं? तो महिला सीट आरक्षण बिल के नाम से जाना जाता है 108वें संविधान संशोधन को। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष डैश से संविधान संशोधन में हुआ था। तो 61वां संविधान संशोधन में किया गया था यानी कि 21 से आपका घटा के कितना कर दिया गया था? तो 18 वर्ष किया गया था। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है तो किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति? तो पहला है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, दूसरा है बाह्य आक्रमण यानी कि दूसरे देशों के आक्रमण के आधार पर, और तीसरा है युद्ध के आधार पर। नेक्स्ट है कि वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसको लघु संविधान कहा गया था। तो यह 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया था क्योंकि इसमें बहुत ही सारे संशोधन किए गए थे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य डैश संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया तो 1951 में लाया गया था। वो कब लाया गया था? 1951 में। और यह जो प्रथम में संशोधन था किससे संबंधित था? तो भूमि से संबंधित था।
प्रथम आपात स्थिति की घोषणा डैश समयकाल के लिए सीमित की जा सकती है, तो 6 महीने के लिए सीमित की जा सकती है। उसके बाद इससे यानी कि पॉलिटी सेक्शन का ये अंतिम में अंतिम लेसन है विविध। अगला लेसन क्या है? विविध। विविध को देखते हैं कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि एसआरसी के सदस्य कौन थे? तो के.एम. पनिकर थे, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली थे। भारत में दबाव समूह पीड़ित है, तो विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी में, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी, तो वर्ष 1997 में राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना था, तो वर्ष 2002 में सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया था। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दी। यह संबंधित है, तो यह प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर से यह संबंधित है, विवाद से विश्वास बिल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया है कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में अस्थायी कमीशन की हकदार है। इस फैसले ने एक संघर्ष से समाप्त किया है जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता कौन थी? तो बबीता पुनिया थी। इसकी पहली याचिकाकर्ता कौन थी? तो बबीता पुनिया थी। हाल ही में डैश से सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है, तो शामत कुमार गोयल रॉ को आका सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दिया है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है, तो नीति या कार्यान्वयन से। जो विभाजन प्रणाली है वह किससे संबंधित है? तो नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है, तो यह मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है, तो आपका मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था, तो संसद से पारित अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को बनाया गया था। तीन सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार डैश कमेटी ने सिफारिश की थी। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के स्थापना के लिए प्रथम बार कमेटी के सुब्रमण्यम कमेटी ने सिफारिश की थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी सिफारिश? तो के सुब्रमण्यम कमेटी के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया है, तो यह केरल राज्य है। गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष हैं। एशिया का प्रथम देश जिसने समान लिंगों में शादी को कानूनी मान लिया है, तो यह ताइवान है। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो काका कालेलकर थे। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो काका कालेलकर थे। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहब कालेलकर थे। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो रजनी कोठारी हैं। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो रजनी कोठारी हैं। अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो 1954 में शामिल किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो बिहार से। लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पे रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया था, तो मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ के द्वारा लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया था। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को डैश प्रकार का माना जाता है, तो अर्धन्यायिक प्रकार का माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 डैश सिद्धांत का प्रतीक है, तो यह प्रसाद का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? प्रसाद का सिद्धांत है। संवैधानिक संस्था नहीं है, तो जो वित्त आयोग है यह संवैधानिक संस्था नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, तो यह 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। भारतीय सेनाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? तो आपका 62 वर्ष होती है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का डैश अधिनियम से सृजन हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ था। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो यानी कि मोहम्मद अंसारी, ये आपका हामिद अंसारी होगा। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी के उपराष्ट्रपति का क्रमांक कितना था? तो 13वां स्थान था।
यानी कि 13वें क्रम के ये उपराष्ट्रपति थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है, तो 12वें क्रम के ये राष्ट्रपति थे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, डैश क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह जो विधेयक होता है वह अधिनियम बन जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर या हस्ताक्षर के बाद वह अधिनियम बन जाता है। सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई, तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में चलित न्यायालय, चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र यानी कि ब्रेन चाइल्ड कौन थे, तो आपका यानी कि मोबाइल कोड का मानस पुत्र किन्हें माना जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण डैश वर्ष तक यथावत रहेगा, तो यह जो निर्धारण 2026 तक रहेगा, उसके बाद आपका दूसरी जनगणना को आधार बनाया जाएगा। योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो मार्च 1950 को। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सी रंगराजन थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है, तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य से इसका संबंध है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, तो संविधान है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो प्रश्न उत्तर सत्र, यानी कि प्रश्न और उत्तर देने का सत्र जो होता है वह शून्यकाल कहलाता है। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था का यह किस प्रकार था, तो स्वत्वाधिकार मुकदमा यानी कि टाइटल सूट के प्रकार का था। संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष कौन थे, संविधान समीक्षा आयोग के आपका अध्यक्ष कौन थे, तो MN वेंकटचरैया थे। लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, तो PM शहीद थे। ये भी क्वेश्चन आप स्किप करेंगे क्योंकि ये ऑप्शन के हिसाब से इसमें दिया गया है। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। वह राज्य जो सबसे अधिक ही प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, तो जो उत्तर प्रदेश है यह सबसे अधिक ही प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। भारत में प्रजातंत्र, प्रजातंत्र इस तथ्य पे आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, सिक्किम भारत का राज्य एक बनाया गया था, तो 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1974 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। उसके बाद है आपका भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। जनहित याचिका की धारणा डैश देश से उत्पन्न हुई, तो अमेरिकी गणराज्य से जनहित याचिका की धारणा उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेल करना है कि एक तरफ संविधान के मद दिए गए हैं और आपका जिस देश से लिया गया है उस देश को दिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक जो अधिकार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघ राज्य के बीच संबंध या समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है, यह किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, तो वर्तमान में इसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं, तो इसे उपचुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपचुनाव कहा जाता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो यह राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से यह संबंध रखता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया था, तो वित्त आयोग को स्थापित किया गया था। किसे स्थापित किया गया था, वित्त आयोग को स्थापित किया गया था। इस प्रकार हम लोग का जो पॉलिटी का सेक्शन है यह समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का सेक्शन कवर करेंगे लोग। अगर इसमें छोटी मोटी गलतियां हो गई होगी तो आप लोग इसे स्किप करेंगे, क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य पढ़ना होता है। आप छोटी मोटी गलतियों को आप ढूंढ के कमेंट करते हैं, तो कमेंट करना ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं गलत कमेंट कर देते हैं। तो चलिए उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स की वीडियो में मिलते हैं।